नमस्कार बच्चों। तो आज जो है हमने अपना ये जो लेक्चर है वो क्लास 10th का दूसरा चैप्टर जो है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वो रखा है। और आज जो है इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज पहला लेक्चर हम लोग देखेंगे। और उस लेक्चर में आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या डिस्कस करने वाले हैं बताइए? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो चलिए आज का कार्यक्रम जो है वो हम लोग शुरू करते हैं। और ये रहा आपके स्क्रीन पर सबसे पहला जो एनसीईआरटी ने जो है, आपकी एनसीईआरटी सबसे पहले क्या बताती है वो ये लिखती है, ये क्वेश्चन के साथ शुरुआत करती है। और ये क्वेश्चन क्या पूछ रही है वो देखो, वो पूछ रही है कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज? क्या ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करते हैं, है ना, ऑफ देमसेल्फ? क्या कोई ऑर्गेनिज्म अपना जो है वो एग्जैक्ट कॉपी बनाता है? अगर बनाता है तो कैसे बनाता है और क्यों? तो इसके लिए जो है वो हम इसको पढ़ेंगे। इससे पढ़ने से पहले मैं आपको जो है ना वो कुछ बातें बताना चाहता हूं, जो कि अगले स्लाइड पे देखो। तो रिप्रोडक्शन जो है ना वो दो तरीके का होता है, जैसे आप लोग जानते हो ना। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है बताइए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एक होता है जो आप लोग भली भांति जानते हैं, वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है सर। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है सर कि पेरेंट्स जो है वो एक ही होते हैं, और वही जो है वो दो में डिवाइड कर जाते हैं सर, और डॉटर न्यूक्लियाई बना देते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने इन्वॉल्व होते हैं? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सर सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है सर। अब देखो, अगर इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं ना, तो इसके जो भी बच्चे बनेंगे, इसके जो भी प्रोजेनी बनेंगे, वो एग्जैक्ट कॉपी बनेंगे। कैसे बनेंगे? एग्जैक्ट कॉपी बनेंगे। कैसे बनेंगे बताओ? एग्जैक्ट कॉपी। जो प्रोजेनी बनेगा है ना, जो प्रोजेनी बनेगा वो कैसा होगा? इसका एग्जैक्ट कॉपी होगा। कैसा होगा बताओ? एग्जैक्ट कॉपी। ये किसके अंदर होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होगा। अगर एग्जैक्ट कॉपी हो रहा है, अगर किसी भी चीज का एग्जैक्ट कॉपी हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है बताइए? यहाँ पे किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं हो रहा है। वेरिएशन क्या है बताइए? यहाँ पे वेरिएशन नहीं है। मतलब क्या लिखेंगे? नो वेरिएशन। क्या है यहाँ पे? नो वेरिएशन। किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं दिख रहा है। मतलब जैसे उसके पेरेंट्स थे वैसे ही प्रोजेनी हो गए। लेकिन जब मैं बात करता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब 2 लोगों का 2 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होगा। हाँ कि नहीं? 2 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे जो है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनता है। यहाँ पे क्या नहीं बनता है? नॉट फॉर्म एग्जैक्ट कॉपीज। एग्जैक्ट कॉपी यहाँ नहीं बनता। अच्छा, यहाँ पे जो एग्जैक्ट कॉपी बनता था ना, इस एग्जैक्ट कॉपी का नाम पता है क्या होता था? क्लोन होता था। क्या होता था बताइए? इसका नाम होता था क्लोन। याद रखिएगा, इसको क्लोन बोलते थे। जो एग्जैक्ट कॉपी बनते हैं उन्हें बोला जाता है क्लोन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? नॉट फॉर्म एग्जैक्ट कॉपी। एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनेगा। इसका रीजन ये है कि ये मान लो आपका मेल है और ये मान लो आपका फीमेल है। तो मेल और फीमेल के बीच में मैटिंग होता है, और मैटिंग होने के बाद ये दोनों के कैरेक्टर जो है वो मिक्स होते हैं। ठीक है। जैसे मान लो हमें पता है कि ये मान लेते हैं आपके पिताश्री जी हैं और ये आपकी माताश्री हैं। ठीक है। तो इनके पास भी पता है हमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। और इनके पास भी कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। होता क्या है कि जब जब बच्चे का जन्म होता है तो इनके 46 मतलब ये 23 पेयर होते हैं। ऐसे ऐसे इस तरीके से ऐसे ऐसे कितने पेयर होंगे बताइए? 23 पेयर होंगे। कितने पेयर होंगे? 23 पेयर। उसी तरीके से मदर के पास भी कितना पेयर होगा? इस तरीके से ऐसे ऐसे करके कितना पेयर होगा बताइए? क्रोमोसोम का 23 पेयर होगा। ठीक है, तभी तो 46 होंगे। अब जब बच्चा जब बनेगा है ना, जब बच्चे का जन्म होगा, तो यहां से एक क्रोमोसोम आएगा इस तरीके से, और उसके बाद यहां से एक क्रोमोसोम आएगा इस तरीके से। समझे? फिर इसी तरीके से यहां से एक आएगा, और फिर उसी तरीके से क्या होगा? यहां से एक आएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होगे कि एग्जैक्ट कॉपी बनने का कोई संभावना है नहीं, क्योंकि इनके एक क्रोमोसोम इधर 23 पेयर और ये क्रोमोसोम इधर 23 पेयर है, और जो इस तरीके से हो रहे हैं। इसमें अगर आप और कॉम्प्लेक्सिलिटी में जाओगे और अगर कॉम्प्लेक्स में इसमें इंटर करोगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ लिंकेज होता है, यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है। तो बहुत सारी प्रोसेस होती है जिससे कि और भी वेरिएशन आती है। तो अभी आप बस इतना समझो कि यहाँ पे होता क्या है कि ये जो 46 क्रोमोसोम है और यहाँ जो 46 क्रोमोसोम है, इसके पेयर कितने हैं? 23 पेयर। और ये इस तरीके से अलाइन है, और ये 23 पेयर इस तरीके से अलाइन है।
इसमें से एक पेयर यहाँ आएगा, इसमें से एक पेयर ऐसे, और इस तरीके से 23 पेयर्स आपके जो है वो क्या होंगे, बन जाएंगे। क्लियर है जी। तो ये आपका जो है वो इस तरीके से होता है, इसीलिए इस प्रोसेस में जो है वो वेरिएशन दिखता है, आपको वेरिएशन दिखता है। यहाँ पे क्या होगा, वेरिएशन दिखेगा। वेरिएशन क्या होगा यहाँ पे बताइए, वेरिएशन दिखेगा। तो अभी आपको बातें समझ आ गई हैं कि इसमें वेरिएशन क्यों दिख रहा है, इसमें वेरिएशन क्यों नहीं दिख रहा है, इसमें एग्जैक्ट कॉपी बन रही है, इसमें एग्जैक्ट कॉपी नहीं बन रहा है, क्योंकि जो आपके क्रोमोसोम है वही क्या करते हैं, जीन को कैरी करते हैं। ये जो क्रोमोसोम है इसी के ऊपर क्या होता है, जीन। अगर मैं और क्लियरिटी से बताऊं तो देखो, ये है आपका सेल, क्या है बताइए, ये है आपका सेल, ये है सेल, और सेल के अंदर क्या होता है बताइए, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर होता है आपके क्रोमोसोम। क्या होता है बताइए, क्रोमोसोम होते हैं। इस तरीके से आपके जो है ये क्रोमोसोम है, इसको क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम के ऊपर आप देखोगे तो क्या ही प्रेजेंट होता है, इसी क्रोमोसोम के ऊपर आपको, ये हो गया आपका क्रोमोसोम इस तरीके से, और इसी क्रोमोसोम जो है, ये क्रोमोसोम आखिर बना कैसे है, तो इस तरीके से डीएनए से बना हुआ है, ये ऐसे ऐसे, इसमें बहुत सारे क्या बताइए, डीएनए हैं इस तरीके से, समझे कि नहीं। और इसी डीएनए के ऊपर क्या है बताइए, इसी डीएनए के ऊपर क्या है, जीन है। क्या है बताइए, जीन है, जो आपके कैरेक्टर को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये हो गया आपका क्रोमोसोम। क्या हो गया, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम किससे मिलके बना है, बहुत सारे डीएनए से मिलके बना है, डीएनए से। और उसी डीएनए का कुछ पार्ट जो है वो किस तरीके से एक्ट करता है, जीन की तरह एक्ट करता है। समझे कि नहीं समझे, मतलब देखो, ये है आपका क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम जो है वो मिलके किससे बना है, डीएनए से मिलके बना है। तो मान लो यहाँ पे आपका डीएनए है, तो ये डीएनए रहा। अब इस डीएनए का जो कुछ पार्ट है ना, मान लो ये आपका डीएनए है इस तरीके से, ये रहा आपका डीएनए इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसा 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 ऐसा, ये डीएनए। अब इस डीएनए का ही कुछ पार्ट जो है वो एक्ट करता है जीन की तरह। इसी डीएनए का मान लो ये वाला जो पोर्शन है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, जीन की तरह एक्ट कर रहा है। तो हमने देखा कि क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से बना, और डीएनए का कुछ पोर्शन किसकी तरह एक्ट करता है, जीन की तरह। और यही जो जीन है ना, वो आपके कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके अंदर जो कैरेक्टर आएगा पेरेंट से, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहां तक की बातें अगर आपको क्लियर हैं तो हमने बेसिक्स में जाकर के इन बातों को समझ लिया है। अब देखो, अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो एनसीईआरटी जो है आपको सॉल्यूशन बता रही थी उस क्वेश्चन का। तो देखो, इस क्वेश्चन का एनसीईआरटी क्या सॉल्यूशन बता रही थी, ये बोल रही थी ये बात कि देखो, ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। एक दूसरे से सिमिलर दिखते हैं क्योंकि बॉडी डिजाइन सिमिलर है। इफ बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर, द ब्लर प्रिंट फॉर द डिजाइन शुड बी सिमिलर। ब्लर प्रिंट जो होना चाहिए सिमिलर होना चाहिए, मतलब जिनसे वो रिप्रोड्यूस हो रहा है। The reproduction at its most basic level will involve making copies of the blur print। उसका क्या बनाएंगे, कॉपीज। आपने क्लास 9 में पढ़ रखा था that the chromosome in the nucleus of the cell contain information for inheritance। इनहेरिटेंस के लिए इंफॉर्मेशन जो हमने देखा कि क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए, और डीएनए का कुछ पार्ट ही कैसा एक्ट करता है, जीन की तरह एक्ट करता है। Of the feature from the parent to the next generation of the formation of DNA, deoxyribonucleic acid molecule। The DNA in the cell nucleus is the formation source for making protein। और वही जो डीएनए है वही प्रोटीन बनाएगा, और आरएनए बनाएगा, और आरएनए प्रोटीन बनाएगा, और वो फिर उस तरीके से सोर्स आगे बढ़ेगा। ठीक है जी, चलो अब आ जाते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पर, जो है हमारा क्या है बताइए। ये देखो हमारा मेन टॉपिक है, ये रहा हमारा मेन टॉपिक कि रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमने बात करा क्या कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरीके का हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या बताइए, डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं बताइए, सिंगल पेरेंट होते हैं, इसीलिए जो है वो ये नहीं बनता। फिर हमने यहाँ क्या देखा था कि यहाँ पे क्लोन बन सकते हैं। फिर हमने क्या देखा था, क्लोन को ही क्या बोला जाता है, एग्जैक्ट कॉपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बताइए, एग्जैक्ट कॉपी बोला जाता है। हमने यहाँ पे बात किया था कि यहाँ किसी भी तरह का कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। यहां तक की बातें क्लियर है। फिर देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया के अंदर ये होगा, अमीबा के अंदर ये होगा, हाइड्रा के अंदर ये होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसका मतलब पेरेंट कितने होंगे बताइए, दो पेरेंट होने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे बताइए, क्लोन नहीं फॉर्म होगा, मतलब नॉट एग्जैक्ट कॉपी बनेगा, एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे वेरिएशन होगा। हाँ, वेरिएशन क्या होगा बताइए, होगा वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन मतलब कि चेंजेस जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने पर जो चेंजेस आते हैं ना, उसको बोला जाता है वेरिएशन। गैमेट्स एंड कैन बी सीन इन द ह्यूमंस। क्लियर है जी, चलिए यहां तक की बातें आपको क्लियर है जहां तक मुझे लग रही है। अब चलो हम लोग चलते हैं आगे, ये रहा आगे। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं किसकी,
सारी चीजों की बात करना शुरू कर देते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले देखो बाइनरी फिजन की बात करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है और उन हर एक टाइप के बारे में जो है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, बाइनरी फिजन की। किसकी बात करेंगे बताओ, बाइनरी फिजन। तो पढ़ो, बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दो में बढ़ जाए। बाइनरी का मतलब होता है दो, बाइनरी का मतलब क्या होता है, टू, है ना। तो जो दो में डिवाइड हो जाए, फिजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो दो जो जो भी ऑर्गेनिज्म दो बार दो में डिवाइड हो जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म। पढ़ो, फॉर अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि एक सेल के होते हैं, सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। उनका जो सेल डिवीजन है वही रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिएशन का। मतलब कि हम लोग का जो है सेल, हम लोग का मतलब बहुत सारा सेल है, तो वो डिवाइड करेगा तो क्या हम नया ऑर्गेनिज्म बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन अगर एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल का, तब वो जब डिवाइड करेगा तो दो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो एक ही सेल का है ना भाई। तो देखो क्या बोला जा रहा है हमारे पास, क्या बोला जा रहा है, फॉर अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल, मैनी डिफरेंस पैटर्न ऑफ द फिजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड। बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न ऑब्जर्व होता है। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू टू। कुछ कुछ बैक्टीरियाज और क्या है बताइए, प्रोटोजोआस, है ना। जैसे बैक्टीरिया और क्या है बताओ, प्रोटोजोआ। और इस प्रोटोजोआ का ही एग्जांपल क्या है, अमीबा। अमीबा क्या है, एक प्रोटोजोआ है। अमीबा क्या है बताओ, एक प्रोटोजोआ है ना। इक्वली हाफ ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, जो कि क्या है, प्रोटोजोआ, इज स्प्लिट इनटू द टू सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कैन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन में हो सकता है। तो देखो ये मान लो पेरेंट सेल था, जो कि किस चीज का था, ये अमीबा का था। किसका था बताओ, अमीबा का। तो अमीबा का ये पेरेंट था। ये देखो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है किसी भी सेल डिवीजन का, वो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। किसका डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन। और मेरे बच्चों इधर ध्यान दो, न्यूक्लियस के डिवीजन को ही बोला जाता है कार्योकाइनेसिस। क्या बोला जाता है बताइए, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। ये आप याद रखेंगे, है ना। न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोला जाता है, कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखिए, अब क्या होता है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। किसका, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, कार्योकाइनेसिस, और इसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। क्या बोला जाता है बताइए, साइटोकाइनेसिस। तो ये दो वर्ड आप याद रखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन, इसलिए बोला जाता है न्यूक्लियस का डिवीजन को कार्योकाइनेसिस। और फिर होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और इसको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो क्या हो गया, दो डॉटर सेल जो है आपके बन गए हैं इक्वली डिवीजन होने के बाद, है ना। दो डॉटर सेल आपके बन गए हैं, एक ये अमीबा, एक तो पेरेंट हट गया कि नहीं, पेरेंट बर्बाद हो गया। ये पेरेंट जो है वो दो डॉटर में कन्वर्ट हो गया। तो इस ये जो पेरेंट अमीबा था वो उसने क्या करा, उसने बस सेल डिवीजन करा, और जैसे ही उसने सेल डिवीजन करा तो दो डॉटर सेल बन गए, तो नया इंडिविजुअल बन गया, ठीक है। तो ये एक तरह का रिप्रोडक्शन भी है और ये एक तरह का सेल डिवीजन भी है। तो सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेम होता है। अब देखो बाइनरी फिजन दो, एक अमीबा में हमने देख लिया, और एक और है जिसका नाम क्या है, लेशमानिया। क्या है बताइए, लेशमानिया। ये भी दे रखा है आपके एनसीईआरटी में। तो अगर आपसे पूछ लेना कि अमीबा और लेशमानिया में क्या डिफरेंस है, लेशमानिया के बाइनरी फिजन में, तो देखो पढ़ो, हाउएवर सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो समवॉट मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी सच एज सीन इन द लेशमानिया। लेशमानिया का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है। अमीबा का क्या होता है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उसका फिक्स नहीं होता सेप, क्योंकि स्यूडोपोडिया की वजह से। तो किसी भी प्लेन में उसको काटोगे वो कट जाएगा, तो वो इजी बाइनरी फिजन शो कर सकता था। बट लेशमैनिया में क्या होता है कि लेशमैनिया का जो शेप है वो आप देख रहे हो इस तरीके का है, प्लस इसके जो एपिकल पार्ट है ना, उस एपिकल पार्ट में आपको एक फ्लैजिला भी दिख रहा होगा। इस एपिकल पार्ट में आपको एक फ्लैजिला भी दिख रहा होगा। तो अगर हम इस तरीके से काट देंगे तो आप बताइए, तो फ्लैजिला इधर आएगा ही नहीं। तो हमें इसका जो डिवीजन है वो एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में करना होगा, स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में करना होगा। तो देखो, however some unicellular organisms show somewhat more organization of their body such as seen in leishmania which cause कालाजार। लेशमानिया क्या करता है, एक डिजीज करता है जिसका नाम क्या होता है, कालाजार, है ना, कालाजार। ये डिजीज शो करता है, ठीक है। फिर पढ़िए क्या है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है विप्स लाइक। कैसा होता है स्ट्रक्चर इसका बताइए, विप लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी, है ना। एट द एंड ऑफ द सेल द स्ट्रक्चर हैव अ बाइनरी फिजन अकर इन अ डिफरेंट ओरिएंटेशन। किसमें होगा बताइए, एक डिफिनिट ओरिएंटेशन में होगा, एक
डिफरेंट ओरिएंटेशन में। ये देखो, ये इस तरीके से इसका बाइनरी फ्यूजन होगा। तो सबसे पहले इसमें भी हमें क्या देखना है बताओ? सबसे पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा। क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। तो देखो, आप देखो दिख रहा होगा, ये जो एक न्यूक्लियस है, ये क्या है बताओ? न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस जो है वो पहले डिवाइड कर गया 2 न्यूक्लियस में, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यहां से डिवीजन शुरू हुआ और इस तरीके से फाइनली ये ऐसे डिवाइड कर गया। तो फिर क्या होगा बताइए? साइटोकाइनेसिस। तो बाइनरी फ्यूजन में मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इसमें जो है आपका आगे। और आगे हमारा क्या बताइए? आगे हमारे पास है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन कहां देखने को मिलता है? होता क्या है कि देखो, मल्टीपल फ्यूजन कहां देखने को मिलता है? मल्टीपल फ्यूजन जो है वो जब हमें फीवर होता है, तो फीवर होता है हमें प्लाज्मोडियम की वजह से। किसकी वजह से? प्लाज्मोडियम। जब मॉस्किटो हमें काटती है ना, एनाफिलीज मॉस्किटो जब हमें काटती है, फीमेल एनाफिलीज, तो क्या होता है कि उसके जो डंक होता है उसमें जो है वो प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। अब वो प्रोटोजोआ जब हमारे बॉडी में एंटर करती है, तो वो जैसे मान लो कि ये ऐसे यहाँ पे डंक मारे, अब ये जो है वो कहाँ चला, ये प्लाज्मोडियम एंटर कर गया। अब ये प्लाज्मोडियम जो है वो कहाँ जाता है? वो जाता है लीवर में, क्योंकि हमारे बॉडी में जो है वो खाना है वो कहाँ मिलता है? लीवर में मिलता है। तो वो जो है प्लाज्मोडियम चला जाता है लीवर में, और लीवर में जाकर के खूब मोटाता है। तो लीवर के अंदर ही जो है ना वो क्या करता है? वो मल्टीपल फ्यूजन करता है। मतलब एक से जो है वो क्या बना लेता है? अनंत। हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे हजार, हम दो हमारे हजार। ये किसका कहावत है? ये कहावत है आपका किसका बताइए? प्लाज्मोडियम का। और प्लाज्मोडियम भी कहता है क्या? अल्लाह दे रहा है बंदा ले रहा है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम भी एक का क्या कर लेता है? हजार। यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो बताइए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो प्लाज्मोडियम भी लाइक अल्लाह दे रहा है बंदा ले रहा है। तो ये किसके अंदर होता है? किस सेल के अंदर होता है? कौन से सेल के अंदर होता है बताइए? ये लीवर के अंदर होता है। किसके अंदर? लीवर के अंदर। तो प्लाज्मोडियम पढ़ो क्या लिखा हुआ है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज मलेरिया पैरासाइट, जिसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया काउज करता है, प्लाज्मोडियम। डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल सिमुल्टेनियसली, एक बार में बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है बाय मल्टीपल फ्यूजन, है ना, मल्टीपल फ्यूजन से। अब मैं आपसे बात करूं कि मल्टीपल फ्यूजन होता कहां है, तो ये होता है कहां? लीवर सेल में। कहां होता है बताइए? लीवर सेल में, हमारे लीवर सेल के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारा ग्लूकोज पाया जाता है, बहुत सारा क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है लीवर सेल में। अब देखो, ये पेरेंट सेल था किसका? प्लाज्मोडियम का। इसका न्यूक्लियस था, ये सेल था। सबसे पहले क्या डिवाइड होगा? न्यूक्लियस, फिर बहुत सारे साइटोप्लाज्म। तो मैनी डॉटर सेल प्रोड्यूस बाय मल्टीपल फ्यूजन, एक बार में बहुत सारे। अब होता क्या है ना कि ये जो जितने भी प्लाज्मोडियम थे वो लिवर सेल से निकलेंगे और अटैक कर देते हैं आरबीसी पर। मलेरिया में समझा रहा हूं आपको, आरबीसी पे अटैक कर देते हैं। अब आरबीसी क्या होता है? वो फट जाता है और वहां से जो है वो हमें वीकनेस का फील आता है और हमें कमजोरी महसूस होता है। तो ये होता है पूरा आपका क्या? मलेरिया। और मलेरिया काउज कौन करता है बताइए? मलेरिया इज काउज्ड बाय, अगर कोई आपसे पूछ दे कि मलेरिया इज काउज्ड बाय, तो आप मॉस्किटो नहीं बोलोगे, मलेरिया इज काउज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। उसका वेक्टर कौन होता है? मतलब वेक्टर मतलब वाहक, मतलब उसको प्लाज्मोडियम को हमारे तक लेके कौन आ रहा है? तो वो एनाफिलीज मॉस्किटो। एनाफिलीज मॉस्किटो। समझ आया कि नहीं आया बताइए? और एनाफिलीज मॉस्किटो कौन सा? फीमेल या मेल? तो भैया फीमेल। कौन? फीमेल। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या है? रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है सुनिए, है ना। रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन होता है कि अगर हम आपके किसी भी बॉडी पार्ट को कट करें तो वो पूरा जनरेट हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? हमारे में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मान लो किसी का पैर कट गया, तो पैर कट गया तो उसके तो पैर आ जाने चाहिए, लेकिन आते नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास रीजनरेटिव सेल्स नहीं है। बट किसी किसी में ये पॉसिबल है। जैसे किस में पॉसिबल है बताओ? जैसे मान लो आप गौर करते होगे कि छिपकली का अगर जो है वो पूंछ कट जाता है तो कुछ समय बाद आपको वो पूंछ दिख जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि छिपकली के जो पूंछ है उसमें आपको रीजनरेटिव सेल हैं। तो जो रीजनरेटिव सेल होते हैं वो सेल रीजनरेट कर सकते हैं। उसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम होता है प्लेनेरिया। क्या नाम होता है बताइए? प्लेनेरिया। और ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि इसके हर एक सेल में रीजनरेटिव कैपेसिटीज होता है। क्या होता है बताइए? रीजनरेटिव कैपेसिटी। और वो रीजनरेटिव कैपेसिटी जो है वो क्या करता है? वो किसी भी पार्ट को जो कट हुआ है उससे नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। जैसे इस तरीके से देखिए, जैसे मानिए ये प्लेनेरिया है ना, ये क्या है बताइए? प्लेनेरिया है। देखो ये है प्लेनेरिया, पेरेंट्स प्लेनेरिया। क्या है बताओ? पेरेंट्स प्लेनेरिया। अब इसमें क्या हुआ कि किसी भी पार्ट को मैंने इसको ऐसे ऐसे काट दिया, देखो ऐसे ऐसे काट दिया।
अब इसके हर एक पार्ट से जो है वो हर एक पार्ट के अंदर कौन सा सेल है बताओ? रीजेनरेटिव। रीजेनरेटिव मतलब दोबारा से जनरेट करने वाला, रीजेनरेटिव सेल है। री मतलब दोबारा और जनरेटिव मतलब जनरेट करने वाला, तो रीजेनरेटिव सेल है। इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, पूरे बॉडी में। अब ये देखो, ये फिर से रीजनरेट कर गया, ये भी रीजनरेट कर गया, ये भी रीजनरेट कर गया। अब इस तरीके से जो है वो क्या हो गया, ये भी एक नया प्लेनेरिया बन गया, नया प्लेनेरिया बन गया, नया प्लेनेरिया। तो ये भी तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है, क्योंकि देखो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था, इससे बहुत सारा ऑर्गेनिज्म बन गया, तो ये भी क्या है, ये भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही तो है। ठीक है, तो देखो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मैनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड, क्या लिखा हुआ है, मैनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर पार्ट्स। पार्ट से दे सकता है, ठीक है। इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू द मैनी पीसेस, अगर ऑर्गेनिज्म को काट देते हैं बहुत सारे पीसेस में, दिस पीसेस ग्रो इनटू द सेपरेट इंडिविजुअल, वो जो पीसेस है वो सेपरेट इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, हाइड्रा और प्लेनेरिया कैन कट इनटू द मैनी नंबर एंड पीसेस एंड ईच पीसेस ग्रो इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, और हर एक पीस किसमें ग्रो हो जाएगा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है रीजनरेशन मेरे दोस्त, इसको कहा जाता है रीजनरेशन। तो मुझे लगता है कि आपको ये वाली बात क्या हो गई है, क्लियर हो गई है, ये डायग्राम भी आपको क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बडिंग। क्या है बताइए, बडिंग। बडिंग क्या होता है कि देखो किसी भी चीज में जो है, मान लो ये हाइड्रा का ये प्लांट है, क्या है बताओ, हाइड्रा का ये प्लांट है, ये इसका टेंट्रिकल्स है और ये मान लो इस तरीके से है। अब मान लो यहाँ पे एक छोटा सा बड निकला, बड का मतलब क्या होता है, उसी में से एक छोटा सा उसका गुच्छा निकला बड, जिससे कि नया ऑर्गेनिज्म। तो ये जो बड है ना, वो क्या करता है, इसी बड में से ऐसे 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 टेंटिकल्स निकलते हैं और फिर ये सेपरेट हो जाता है यहाँ से, तो इसी तरीके का ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे कि देखो इसका डायग्राम अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। ये देखो, ये है हाइड्रा, क्या है बताओ, ये है हाइड्रा। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो ये हाइड्रा है। अब इस हाइड्रा में हुआ क्या कि ये छोटा सा बड निकल गया, क्या निकल गया, छोटा सा बड निकल गया। अब इस बड का जो है स्ट्रक्चर, वो उसके बॉडी के स्ट्रक्चर जैसा मैच कर रहा है। उसके बाद फिर ये क्या होगा, यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से कट के हट जाएगा, और कट के हट गया तो देखो तो ये डॉटर बन गया। तो इसी को तो रिप्रोडक्शन बोलते हैं, कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म बन गया, इसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और प्लस में ये एक दूसरे के सिमिलर बने हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। प्लस में एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व हुआ है, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। यहां तक की बातें क्लियर है। अब देखो इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा, ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा है ना, यूज रीजनरेटिव सेल। जैसे कि हमने पहले देखा कि हाइड्रा और प्लेनेरिया के पास क्या था, रीजनरेटिव सेल। रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग, बडिंग में भी रीजनरेटिव सेल ही यूज होते हैं ना, क्योंकि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नया ही तो बना रहे हैं। ठीक है, इन हाइड्रा अ बड डेवलप एज अ आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन, बार बार सेल डिवीजन हो रहा था, हर एक बार सेल डिवीजन मतलब एक सेल दूसरे सेल में, तीसरे सेल में ऐसे ऐसे कन्वर्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो स्पेसिफिक साइट पर बड डेवलप हो जा रहे थे, क्या डेवलप हो जा रहे थे, बड इनटू द टीनी इंडिविजुअल्स, छोटे छोटे इंडिविजुअल्स में। व्हेन फुल्ली मैच्योर, जब वो फुल्ली मैच्योर हो जाते थे तो क्या होते थे बताइए, डिटेक्ट हो जाते थे पेरेंट बॉडी से एंड बिकेम अ न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, और न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल क्या हो जाते हैं, वो बन जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, बडिंग। देखो समझ गए होगे आप कि ये रीजनरेटिव सेल है, ये हो क्यों रहा है बताओ, रिपीटेड सेल डिवीजन से, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं कि बडिंग हो कैसे रहा है बताइए, बडिंग का कारण क्या है, तो ड्यू टू रिपीटेड है ना, बहुत बार रिपीटेड सेल डिवीजन हुआ है, रिपीटेड सेल डिवीजन हुआ है, किसमें, रिपीटेड सेल डिवीजन इन जेनरेटिव सेल, किसमें बताइए, जेनरेटिव सेल ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा के जेनरेटिव सेल में रिपीटेड सेल डिवीजन इन जनरेटिव सेल ऑफ हाइड्रा, जिसकी वजह से क्या फॉर्म हो गया, बर्ड, और ये बर्ड पूरे तरीके से डेवलप होकर के यहाँ से डिटैच हो गया। क्लियर है, चलो जी अब बात कर लेते हैं आगे की। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्या है हमारे पास, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या है बताइए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगला टॉपिक, अगला एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव का मेथड क्या है बताइए, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या है कि हम अगर एज अ गार्डनर है, हम एज ए एग्रीकल्चर काम कर रहे हैं, तो हम कैसे जो है उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं, मतलब हम अपने एग्रीकल्चर में इस चीज का कैसे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, सुनो
There are many plants in which the part like the root, stem and leaves develop into the new plants. बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें उनका रूट, उनका स्टेम, उनका लीव्स न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है. इसी को बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. मतलब रूट से ही नया प्लांट बना दिए, स्टेम से ही नया प्लांट बना दिए और लीव से ही नया प्लांट बना दिए. ठीक है. डेवलप इनटू द न्यू प्लांट्स, नए प्लांट्स में डेवलप हो जाता है. आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स. ठीक है. देखो, एप्रोप्रिएट कंडीशन में प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूज्ड इन अ मेथड सच एज. इस प्रोपगेशन के मेथड को यूज किया जाता है किसमें, लेयरिंग में. किसमें यूज किया जाता है बताइए, लेयरिंग में और ग्राफ्टिंग में. लेयरिंग और ग्राफ्टिंग क्या होता है ये भी बताएंगे. लेयरिंग में यूज किया जा रहा है इसको, और किसमें, ग्राफ्टिंग में यूज किया जा रहा है. टू ग्रो मैनी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स, जैसे आपके शुगर केन को करने के लिए, मतलब गन्ना को, रोजेस को, ग्रेप्स को, है ना. किस किस को, शुगर केन, रोजेस और ग्रेप्स को लेयरिंग और ग्राफ्टिंग किया जा रहा है. किस किस के लिए बताइए, ग्रेप्स के लिए, अंगूर के लिए, है ना, रोजेस के लिए, है ना, रोज के लिए, और किसके लिए बताइए, अरे यार किसके लिए बताइए, रोजेस के लिए, और ग्रेप्स, रोज और शुगर केन, है ना, ग्रेप्स, रोज और शुगर केन. तो ये तीनों चीजों के लिए आपका जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज किया जाए. अब देखो एक एक के बारे में देख लेते हैं, क्या है ग्राफ्टिंग, क्या है लेयरिंग. अगर मैं लेयरिंग की बात करूं ना, तो लेयरिंग देखो क्या होता है. लेयरिंग की बात करोगे तो ये सिंपल पौधा था, इस पौधे के स्टेम को हमने क्या किया, ऐसे लेयरिंग कर दिया. स्टेम को क्या कर दिया, लेयरिंग. तो सूट हेल्ड बिलो सॉइल, सूट को जो है वो बिलो सॉइल हेल्ड कर दिया. वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या था, सूट से बनाओ, रूट से बनाओ, लीफ से बनाओ, तीनों से आप क्या करो, नया इंडिविजुअल बना दो. उसी को हम क्या कहते थे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. क्लियर. तो इसमें हमने क्या किया, लेयरिंग में क्या कर दिया कि ये जो स्टेम था उसी को लेयर कर दिया, मतलब जमीन के अंदर उसको डाल दिया और मिट्टी ऊपर से भर दी. अगर ऐसा करोगे कि इसको लेयर कर दोगे, मिट्टी ऊपर से भर दोगे, तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या निकलना शुरू हो जाएगा बताओ. यहां से जो है वो आपका जो है वो रूट निकलना शुरू हो जाएगा. क्या निकलना शुरू हो जाएगा बताओ, रूट निकलना शुरू हो जाएगा. कब ऐसा किया गया है, जब सूट हेल्ड बिलो दिस सॉइल. अब जैसे ही यहाँ रूट निकलना शुरू हो गया, रूट डेवलप हो गया, फिर क्या हो जाएगा, नया प्लांट डेवलप हो जाएगा. उसके बाद आप यहाँ से इसको कट कर दो. तो इस तरीके से जो है आप लेयरिंग करते हो. क्या करते हो बताओ, लेयरिंग, और नया और प्लांट बना लेते हो. फिर देखो ग्राफ्टिंग क्या होता है. ग्राफ्टिंग होता क्या है कि हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल को, एक प्लांट को कट करते हैं, दूसरे प्लांट को कट करते हैं, दोनों को जोड़ करके टेप मार देते हैं. जैसे देखो इसमें ये था, एक प्लांट था, इस प्लांट को ऐसे कट करा, ये दूसरा प्लांट था, इसको ऐसे कट करा. अब ये वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से देखो यहां पे जोड़ दिया. अब क्या हुआ, मान लो इसकी क्वालिटी कुछ अलग थी, इसकी क्वालिटी कुछ अलग थी. मान लो इसके पास क्वालिटी ए था, इसके पास क्वालिटी 2 था. अब जब ये दोनों कंबाइंड हो गया है तो इसके पास अब क्वालिटी मिक्स हो गया ए और 2, तो ये हाइब्रिड टाइप का बन गया. तो इसकी वजह से हम लोग करते हैं कि क्वालिटी को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके, है ना. शुगर केन, आपका शुगर केन की क्वालिटी को, आपके रोजेस की क्वालिटी को, आपके ग्रेप्स की क्वालिटी को, इसके इंक्रीज किया जा सके. अब है हमारे पास देखो ब्रायोफिल्म के अंदर जो हो रहा है वो भी एक तरीके का क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इसमें क्या होता है बताइए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. सुनिए, सिमिलर बड्स डेवलप इन द नोड्स अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ द ब्रायोफिल्म. ब्रायोफिल्म का जो लीफ मार्जिन होता है, इस पर देखो ये लीफ मार्जिन है, और ये लीफ मार्जिन पर जो है ऐसे ऐसे जो है यहाँ से प्लांट ग्रो हो जाते हैं. क्या ग्रो हो जाते हैं बताइए, प्लांट. और ये भी एक तरह का क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही तो पार्ट है. क्यों, क्योंकि लीफ से, रूट से, स्टेम से, है ना, तीनों से अगर नया इंडिविजुअल बन रहा है, नया प्लांट बन रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. और ये जो हो रहा है ब्रायोफिल्म में, वो भी क्या है बताइए, ये एक तरीके का क्या है बताओ, ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम में क्या हो रहा है बताओ, एक तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्रोपगेशन हो रहा है. क्या हो रहा है बताइए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. पहली चीज है ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. और इस तरीके से कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है. चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे. अब हमारे पास क्या है बताओ, अब हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन, एक लास्ट टॉपिक बचता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन. क्या बचता है बताइए, स्पोर फॉर्मेशन. लास्ट टॉपिक वी हैव इज व्हाट, स्पोर फॉर्मेशन मेरे डियर्स बच्चों. तो देखिए स्पोर फॉर्मेशन क्या है, स्पोर फॉर्मेशन माय डियर बच्चों देखो क्या है स्पोर फॉर्मेशन, क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन सर. तो मैं बताता हूं आपको ना यार, स्पोर फॉर्मेशन मेरे रहते हुए आपको डरने की क्या बात है. देखो होता क्या है कि कुछ कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जब उनको हार्श कंडीशन मिलता है. हार्श कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जब वो ऐसे कंडीशन में जाते हैं जब उनको फूड ना मिले,
उनका टेम्परेचर बहुत हाई हो, है ना, ऐसा कंडीशन में, या फिर जिस टेम्परेचर में वो ग्रो करते हैं वैसा टेम्परेचर उनको ना मिले, तो वो क्या करते हैं, वो स्पोर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बताओ? स्पोर बना लेते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है वो स्पोर को तोड़ देते हैं। स्पोर का मतलब क्या है? कैप्सूल। जैसे देखो, जैसे मान लो कि अभी ठंड आ जाता है, तो ठंड आ जाता है तो तुम क्या कर लेते हो? निहाली ओढ़ लेते हो। इसका मतलब अपने बॉडी को पूरा प्रोटेक्ट कर लिए, स्वेटर पहन लिए, है ना, जैकेट पहन लिए, शूज पहन लिए, ग्लव्स पहन लिए, है ना, पूरे तरीके से अपने इनर पहन करके जो है अपने बॉडी को कवर कर लिए। उसी तरीके से क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, अनफेवरेबल कंडीशन आता है किसके लिए? सीड्स के लिए और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, कैसा कंडीशन? अनफेवरेबल, मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं उन लोग, अनफेवरेबल है, तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं? स्पोर बना लेते हैं। मतलब कि देखो, ये ऐसे ऐसे प्लांट था, तो इस पे मान लो ऐसे ऐसे इसके बहुत सारे जो गैमेट्स थे जो कि जो जनरेट करते हैं ना, जो कि उनके सीड्स मान लो, तो इनके ऊपर वो क्या करते हैं? इस तरीके से कैप्सूल बना देते हैं। क्या बना देते हैं बताओ? कैप्सूल बना देते हैं। इसी को बोला जाता है स्पोर। क्या बोलते हैं बताओ? स्पोर फॉर्मेशन। ये एक मेथड है। जो स्पोर क्या होता है? वो जो चीज जर्मिनेट कर जाए, मतलब सीड, जैसे हम लोग क्या, तो जब बड़ा प्लांट के लिए सीड होता है, तो छोटे प्लांट के लिए क्या होता है? स्पोर। तो ये स्पोर बना लेते हैं और स्पोर के ऊपर ये हार्ड कैप्सूल बना लेते हैं। ये क्या है बताओ? हार्ड कैप्सूल है। क्या है बताओ? हार्ड कैप्सूल। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, जब फिर से उनको खाना मिलेगा, जब फिर से उनको टेम्परेचर मिलेगा, तो फिर वो क्या कर देते हैं? स्वेटर वेटर को फेंक देते हैं, इस हार्ड कैप्सूल को फेंक देते हैं। और जैसे ही हार्ड कैप्सूल फेंकेंगे, उसके अंदर ये जो स्पोर है वो भी बिखर जाएगा। और जैसे जैसे स्पोर बिखरेगा, जैसे जैसे सीड बिखरता है, तो नया प्लांट उग जाते हैं। उसी तरह से जैसे जैसे स्पोर बिखरेगा, वैसे नए नए ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो ये जो स्पोर फॉर्मेशन है वो किसमें देखने को मिलता है? ये स्पोर फॉर्मेशन फंजाई में देखने को मिलता है। किसमें? फंजाई में। तो पढ़ो, स्पोर फॉर्मेशन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव टेक्निक, है ना, जिसमें मैनी स्पोर आर हाउस इन सैक कॉल्ड स्पोर। किसमें? स्पोरेंजिया में। किसमें बताइए? स्पोरेंजिया। वो जो ऐसे सैक था, इस सैक का नाम था स्पोरेंजिया। क्या नाम था इसका? स्पोरेंजिया। और इसके अंदर क्या थे? बहुत सारे स्पोर थे। क्या थे? बहुत सारे स्पोर थे। और ये जो ऊपर है वो क्या है? कैप्सूल, है ना, कैप्सूल। मतलब ये क्या होता है बताओ? हार्ड होता है। कैसा होता है? हार्ड, जो कि कवर करता है स्पोर को। पढ़ो, द प्लांट प्रोड्यूस 100 ऑफ स्पोर, है ना, द स्पोर सैक ब्रस्ट। अब देखो, ये जो है इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ स्पोर फॉर्म कर रहा है। कौन? ये हंड्रेड्स ऑफ स्पोर है, हंड्रेड्स ऑफ स्पोर है। अब ये स्पोरेंजिया जो है वो हार्ड कैप्सूल ये ब्रस्ट कर जाएगा। क्या हो जाएगा? सैक जो है ब्रस्ट कर गया। दे जो स्पोर आर डिस्पर्स्ड इनटू द एयर। अब जैसे ही ये ब्रस्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? एयर में डिस्पर्स हो जाएगा। मतलब ये उड़ के यहाँ चला गया, उड़ के यहाँ चला गया, उड़ के, तो डिस्पर्स हो जाएगा। वेयर दे जनरेट, दे क्रिएट न्यू प्लांट्स। जहां वो जनरेट होंगे वो नया प्लांट या नया इंडिविजुअल क्रिएट कर देंगे अंडर दी फेवरेबल कंडीशन। किस कंडीशन में? फेवरेबल। क्योंकि ब्रस्ट कब होगा? फेवरेबल में। क्योंकि अनफेवरेबल में तो क्या बन गया था? कैप्सूल। क्लियर? ठीक है सर, क्लियर है सर। तो देखो, अगर क्लियर है तो अब ये देख लो, ये राइजोपस, इसका जो एग्जांपल है ना, जो स्पोर फॉर्मेशन करता है, जैसे अभी हम लोग इतना भूख लिए कि स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो वो जो होता है वो किसके अंदर होता है? वो राइजोपस के अंदर होता है। किसके अंदर? राइजोपस, एक इंडिविजुअल है उसके अंदर। और राइजोपस को ही पता है क्या बोलते हैं हम लोग? हम लोग बोलते हैं ब्रेड मॉल्ड, है ना, जो कि एक ऐसा फंजाई जो ब्रेड पे रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? राइजोपस। सुनो, राइजोपस इज द स्पीसीज ऑफ फंगस। फंगस का स्पीसीज है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पोर, जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है फॉर्मेशन ऑफ अ स्पोर। ये आपका ब्रेड है। क्या है बताओ? ब्रेड है। अब इस ब्रेड पे जो है वो ये रहता है, ये हाइफी है इसका, ये इसका स्पोरेंजियम है, और इसके अंदर ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? स्पोर है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब कि वो फ्रीज में रखा हुआ है, तो जब वो फ्रीज में रखा हुआ है तो अनफेवरेबल कंडीशन है, वो स्पोरेंजियम बना के बैठा है। जैसे ही आप उसको बाहर रख देते हो बहुत देर तक, तो जब बाहर आप बहुत देर तक रख देते हो तो फेवरेबल कंडीशन मिलता है, क्योंकि जब वो अंदर है तो ह्यूमिड है, टेम्परेचर बहुत कम है, तो वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो स्पोर बना के कैप्सूल बना के बैठा है। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बना के बैठा है। जैसे ही अंदर बहुत सारा स्पोर वो बना लिया है ना, जब फेवरेबल कंडीशन जैसे ही आएगा, वो कैप्सूल को ब्रस्ट कर देगा और इस स्पोर को फैला देगा। अब जैसे ही स्पोर फैल जाता है तो आप देखते हो कि व्हाइट पैचेस हर जगह मिल रहे हैं। पहले मान लो एक जगह दिख भी रहा हो या नहीं दिख रहा हो, अब हर जगह वो पैचेस दिखने लगते हैं। क्यों पैचेस दिख रहे हैं? क्योंकि हर जगह ये स्पोर चला गया है, और जहां जहां वो स्पोर जाएगा वहां वहां वो फैलेगा और व्हाइट पैचेस बना देगा। तो इस तरीके से जो ब्रेड खराब हो जाता था। यहां तक कि आपको बातें क्लियर हो गई होंगी, है ना, आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे।
एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे बहुत देर से बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था, अभी मैं आपको बोल देता हूं, है ना। वो क्या है, वो ये है कि आपने यहां तक लेक्चर देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू, है ना, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। ठीक है जी, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। ठीक है, चलो भाई, तो भाई लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 लेकर के मैं आने वाला हूँ। उसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर थर्ड लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फोर्थ लेक्चर जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि रिप्रोडक्टिव जो है वो हेल्थ के बारे में क्या होता है। ठीक है, तो चलो पढ़ाई करते रहो, है ना, मस्ती करते रहो, खेल कूद करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।